तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है रजिस्टर्स। तो रजिस्टर क्या होता है? तो रजिस्टर में डेटा को या तो शिफ्ट करने के लिए यूज करते हैं या फिर स्टोर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को स्टोर या रिट्रीव करने के लिए। तो रजिस्टर्स का यूज या तो इंफॉर्मेशन को स्टोर या रिट्रीव करने के लिए यूज करते हैं या फिर डेटा को शिफ्ट करने के लिए। तो रजिस्टर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है बफर रजिस्टर, दूसरा होता है शिफ्ट रजिस्टर। सबसे पहले बात करते हैं बफर रजिस्टर की। तो यूज टू स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन के लिए यूज होता है। दूसरा शिफ्ट रजिस्टर होता है यूज टू शिफ्ट डेटा फ्रॉम एमएसबी टू एलएसबी, यानी राइट शिफ्टिंग। एमएसबी इधर होगा, एलएसबी इधर होगा, तो राइट शिफ्टिंग होगी। ठीक है ना? एमएसबी साइड होता है, एलएसबी साइड होता है, तो राइट शिफ्टिंग हो गई। और फ्रॉम एलएसबी टू एमएसबी, एलएसबी से एमएसबी का मतलब लेफ्ट शिफ्टिंग। अब बात करते हैं डेटा कौन सा है। डेटा दो टाइप से हो सकता है, या तो सीरियल डेटा हो सकता है या पैरेलल डेटा हो सकता है। ठीक है ना? तो सीरियल डेटा हो सकता है और पैरेलल, यानी सीरियल मतलब 1 by 1। मान लीजिए 4 बिट का डेटा है, तो एक एक बिट की अगर एंट्री हो रही है तो उसको बोलेंगे सीरियल डेटा। ठीक है ना? और अगर सारे डेटा यानी चारों बिट एक साथ अगर एंट्री कर दिया, लोड कर दिया या रजिस्टर्स में, तो उसे क्या बोलते हैं? पैरेलल डेटा। ठीक है? नेक्स्ट, रजिस्टर्स को बनाते किससे हैं? तो व्हेन वी इम्प्लीमेंट रजिस्टर्स, वी इम्प्लीमेंट विद द हेल्प ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। हम रजिस्टर्स को डी फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से ही, क्योंकि जो मेमोरी एलिमेंट्स है वो फ्लिप फ्लॉप से ही बनाए जाएंगे, तो वी इम्प्लीमेंट विद द हेल्प ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। क्यों? बिकॉज द ऑब्जेक्टिव इज टू स्टोर द डेटा इनपुट टू द फ्लिप फ्लॉप। तो डेटा इनपुट को स्टोर करना है, इसीलिए हमें क्या करना है? डी फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे कोई सेट रीसेट ये सब कुछ नहीं करना है, हमें डेटा को इनपुट करना है। ठीक है? तो जो डेटा इनपुट है उसको स्टोर करने के लिए हमें डी फ्लिप फ्लॉप की ही है, डी फ्लिप फ्लॉप को डेटा फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं, उसका यूज करते हैं। ठीक है ना? सबसे पहला जो आता है यह है कंट्रोल्ड बफर रजिस्टर। ठीक है ना? तो कंट्रोल्ड बफर रजिस्टर, मैंने नाम नहीं लिखा था, आप चाहो तो नाम भी लिख लो। ये जो फिगर बना हुआ है ये है कंट्रोल्ड बफर रजिस्टर। ठीक है? कंट्रोल्ड बफर रजिस्टर। तो कंट्रोल्ड बफर रजिस्टर में अगर देखें तो एक लोड लाइन है और उसका एक इन्वर्जन है और ये फ्लिप फ्लॉप्स लगे हुए। ठीक है? तो और इसमें हर एक फ्लिप फ्लॉप के लिए दो एंड और एक और लगा हुआ है। ठीक है? डेटा जो इनपुट है, जो डेटा हम इनपुट करने वाले हैं वो कौन कौन सा है? x3, x2, x1, x0। जो 4 बिट डेटा इनपुट करना है वो क्या है? x3, x2, x1, x0। ठीक है? और चार फ्लिप फ्लॉप्स लगे हुए हैं, हर एक में दो एंड और एक और गेट लगा हुआ है। अब हम मान लेते हैं कि जो डी है, इस डी, किसी भी डी मतलब D3, D2, D1, D0 सभी में से एक ही जैसा है, तो जो डी इनपुट है उसकी वैल्यू क्या होगी? यानी कि डी पे जो इनपुट जा रहा है वो कितना होगा? तो डी इनपुट जरा देखिए, x3 इंटू लोड लाइन। ठीक है ना? x3 इंटू लोड, तो यक लोड इंटू यक्स। अब यहाँ पे चूंकि 3 है तो ऐसा नहीं कि इसमें 3 करेंगे, हम एक जनरल ले रहे हैं सभी सभी फ्लिप फ्लॉप्स के लिए। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से लोड आया इंटू यक्स, फिर प्लस ये और गेट लगा हुआ है तो प्लस ये वाला क्या है? लोड बार इंटू क्यू। Q3 है तो हम जनरल में रहे हैं क्यू। तो डी इक्वल टू लोड इंटू यक्स पहले एंड गेट का, लोड बार इंटू क्यू दूसरे एंड गेट का, दोनों का सम कर दिया। अब अगर लोड की वैल्यू हमने यहाँ पे कर दिया 1, लोड को 1 करेंगे तो इस लाइन पे चलेगा 1 और इस पे चलेगा क्या? 0। तो क्या हो जाएगा? अगर लोड को 1 कर दिया तो ये तो हो गया 1, 1 इंटू यक्स आएगा यक्स, और लोड को 1 रखा है तो ये लोड बार क्या हो जाएगा? 0, 0 इंटू क्यू आएगा 0। यानी कि ये तो खत्म, लोड 1 रखेंगे तो डी इक्वल टू यक्स आएगा। यानी इस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे क्या आ रहा है? यक्स। यक्स आने का मतलब है डेटा की लोडिंग होना, डेटा लोड हो जाएगा। ठीक है? अब अगर हम लोड को 0 कर दिया, लोड को 0 कर दिया तो ऊपर वाली लाइन पे 0 आएगा, नीचे वाली लाइन पे 1 आएगा। तो ये लोड को 0 किया तो 0 इंटू एक्स 0, और लोड बार यानी कि 1 इंटू क्यू से क्या आ जाएगा? क्यू। यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्यू आ जाएगी। तो डी की वैल्यू क्यू आने का मतलब क्या हुआ कि जो आउट डी इक्वल टू क्यू आने पे क्या होगा?
डी इक्वल टू क्यू आने पे यानी इस पे अवेलेबल रहेगा। तो अगर हम लोड को 1 करते हैं, भाई डी इक्वल टू जो डेटा है वो इनसाइड द रजिस्टर है ना। क्यू क्या है? क्यू है आउटपुट टर्मिनल इनसाइड द रजिस्टर। तो क्यू क्या है? आउटपुट टर्मिनल पे डेटा है एंड डेटा स्टोर्ड है। तो अगर लोड 1 होगा तो इनपुट डेटा गेट से क्या हो रहा है? इनपुट डेटा जो है वो स्टोर हो जा रहा है किस में? रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप में। फ्लिप फ्लॉप है ना, तो इनपुट डेटा फ्लिप फ्लॉप में स्टोर हो जा रहा है। और अगर लोड 0 है तो डेटा जो डेटा है स्टोर्ड रिमेन्स एज इट इज। तो जो डेटा है वो स्टोर्ड है वो रिमेन्स एज इट इज ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कंट्रोल बफर रजिस्टर का। अब जो एग्जाम में आता है 7 नंबर का क्वेश्चन आता है कि शिफ्ट रजिस्टर्स के बारे में, तो उसमें 4 टाइप के शिफ्ट रजिस्टर्स होते हैं। पैरेलल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट, सीरियल इन सीरियल आउट और सीरियल इन पैरेलल आउट। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है, तो पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर हम देख रहे हैं। तो इसको हम शिफ्ट रजिस्टर नहीं कहते हैं, इसको चाहो तो आप इसमें लिख भी सकते हो कि पैरेलल इन पैरेलल आउट इज नॉट अ शिफ्ट रजिस्टर। ठीक, पैरेलल इन पैरेलल आउट इज नॉट अ शिफ्ट रजिस्टर बट इट इज अ बफर रजिस्टर। ठीक है ना, तो जैसे कि यहाँ पे हमने बताया था ना, बफर रजिस्टर क्या होता है? यूज टू स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन करने के लिए। इसमें कोई शिफ्टिंग नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आप क्या करोगे, एक क्लॉक पल्स, जैसे आपने यहाँ पे क्लॉक पल्स दिया, जैसे ही क्लॉक पल्स दोगे तो जो भी इसके इनपुट यानी कि जो भी इसके इनपुट पे रहेगा, जैसे यहाँ पे आपका डेटा था x3 x2 x1 और x0, जैसे ही पहला क्लॉक पल्स मिला ये सारा का सारा डेटा क्या हो जाएगा? इसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है ना, स्टोर हो गया। और उसके बाद जैसे ही स्टोर हुआ और वो किस पे अवेलेबल हो जाएगा? Q3 पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है ना, तो ठीक है, तो इसमें कोई भी शिफ्टिंग नहीं होगी। ठीक है, तो पैरेलल इन पैरेलल आउट इज नॉट अ शिफ्ट रजिस्टर बट इट इज अ बफर रजिस्टर इन विच द इनपुट डेटा इज स्टोर्ड इन द फ्लिप फ्लॉप पैरेलली। जिसमें इनपुट डेटा फ्लिप फ्लॉप में पैरेलली स्टोर होगा एंड द आउटपुट कैन आल्सो बी एसेस्ड पैरेलली, और आउटपुट को भी हम पैरेलली एक्सेस कर सकते हैं। देखते हैं कि एट, मान लेते हैं हमारे पास जो डेटा था एट टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे जो हमारे पास डेटा था, हमने जो हमें जो डेटा को हम क्या करना चाह रहे हैं? लोड करना चाह रहे हैं, वो क्या है? x3 x2 x1 और x0। और ये है कितना? 11101। ये हमारे पास डेटा है टी इक्वल टू जीरो पे। ठीक है ना, हमने पहला क्लॉक एज, अभी तक क्लॉक एज हमने नहीं दिया था, एट क्लॉक एज हमने पहला क्लॉक एज दिया। जैसे ही पहला क्लॉक एज देंगे तो पहले क्लॉक एज पे क्या होगा? ये सारा का सारा जो डेटा है इसमें लोड हो जाएगा, और लोड होते ही कहाँ अवेलेबल हो जाएगा? Q3 पे। तो क्लॉक एज पे क्या हो जाएगा? Q3 Q2 Q1 और Q0। ये सारा का सारा डेटा का आपने क्लॉक एज दिया। ये डेटा इसमें क्या होता है कि जो डेटा फ्लिप फ्लॉप है, डिले फ्लिप फ्लॉप में जैसे ही क्लॉक एज मिलती है तो क्या करेगा? जो भी उसके इनपुट पे रहेगा वो आउटपुट पे दे देता है। ठीक है, तो क्लॉक एज मिला, जो भी इसके इनपुट पे था, इनपुट पे क्या था? यही वाला था, ये क्या कर देगा? आउटपुट पे दे देगा। ठीक है ना, तो कोई भी शिफ्टिंग नहीं होगी, 1101 आपको आउटपुट पे मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि टू स्टोर डेटा, टू स्टोर डेटा, डेटा को स्टोर करने के लिए आपको कितना क्लॉक पल्स चाहिए? एक क्लॉक पल्स चाहिए। लेकिन डेटा को रीड करने के लिए, टू रीड डेटा, आपको कितने क्लॉक पल्स चाहिए? एक भी नहीं। डेटा को स्टोर करने के लिए आपको एक क्लॉक पल्स चाहिए था, आपने डेटा को स्टोर किया, तुरंत ही वो आउटपुट अवेलेबल हो गया। डेटा को रीड करने के लिए आपको कोई भी क्लॉक पल्स नहीं दोगे, ऐसे ही अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको आप बना सकते हो।
अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो था पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर या रजिस्टर, ठीक है ना। दूसरा करते हैं सीरियल इन सीरियल आउट, ठीक है ना। तो सीरियल इन सीरियल आउट, ये 4 बिट का है शिफ्ट रजिस्टर। तो नेक्स्ट क्या आप देख रहे हैं कि सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर, सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर, क्या चेंजेस आएंगे? तो चेंजेस ये आएंगे कि इनपुट भी सीरियल है और आउटपुट भी सीरियल है, ठीक है। तो इसको जरा चेंज करते हैं। इनपुट भी सीरियल और आउटपुट भी सीरियल। तो सबसे पहला क्या चेंज आएगा कि यहाँ पे हम सीरियल इनपुट कर दिया, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। अब जो कि सीरियली इनपुट होगा तो एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बन जाएगा, एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बन जाएगा, एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बन जाएगा, और ये लास्ट में ये अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पे सीरियल आउटपुट, ठीक है। इसमें क्या चेंजेस आएंगे कि सीरियल इनपुट और सीरियल ही आउटपुट है। तो इसको अगर दिखाना है तो ये कुछ ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। तो सीरियल इनपुट है, सीरियल इनपुट, ठीक है, और सीरियल आउटपुट, एक बार में एक आएगा ना, सभी एक साथ नहीं आएंगे। तो यहाँ पे सीरियल आउटपुट, ये क्लॉक है, सीरियल इनपुट और सीरियल आउटपुट, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब जरा देख लेते हैं इसको। जैसे हमारे पास एक डेटा है, डेटा क्या है 1101, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको रीड करते हैं और फिर इसको पहले स्टोर करते हैं और फिर रीड करते हैं। तो क्लॉक, अब जरा देखते हैं कि सबसे पहले आपने जब कोई भी क्लॉक नहीं दिया, यानी Q3, Q2, Q1 और Q0, यही है Q3, Q2, Q1, Q0, यही डेटा है आपके पास, ठीक है ना। आपने कोई भी क्लॉक नहीं दिया था तो इन सभी की वैल्यूज क्या थी 0 0 0 0, इनिशियल कंडीशन। आपने फिर क्या किया कि पहला क्लॉक दे दिया। जैसे ही पहला क्लॉक जाएगा तो जो ये फर्स्ट वाला बिट है वो कहाँ पहुंच जाएगा Q3 पे। तो Q3 पे क्या आ गया 1, Q3 पे 1 आ गया, ठीक है ना। लेकिन इस क्लॉक पल्स पे D2 के इनपुट पे क्या था, D3 के इनपुट पे तो 1 मिला तो 1 आ गया। D2 के इनपुट पे तो पहले क्या था Q3 वाला, यानी कि 0 था तो 0 ही रहेगा। D1 के इनपुट पे Q2 वाला रहेगा तो 0 ही रहेगा। Q0 के इनपुट पे D0 के इनपुट पे Q1 तो 0 ही रहेगा। तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है शिफ्टिंग कैसे हुई, इस तरीके से हो रही है शिफ्टिंग। तो अगला क्लॉक पल्स देंगे तो अब ये जो 1 है Q3, तो अब ये 1 अगले जैसा ही क्लॉक पल्स मिलेगा ये D2 के आउटपुट पे चला जाएगा, यानी ये 1 यहाँ चला जाएगा। Q3 क्या हो जाएगा, अब ये वाला शिफ्ट जाएगा इसमें, ये 0 वाला इसके इनपुट पे गया तो यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, जो Q3 वाला Q2 में चला गया, ठीक है ना। और जो Q2 के इनपुट पे अभी भी जो D1 है, D1 के इनपुट पे Q2, और Q2 था कितना इससे पहले 0, तो 0 चला जाएगा, तो 0। Q0 क्या है D0 का आउटपुट, ठीक है ना। तो D0 के इनपुट पे क्या है Q1, और Q1 पहले से कितना है 0, ये 0 नहीं, ठीक है। तो क्लॉक पल्स जैसे जैसे मिलते जाएंगे ये इस तरीके से शिफ्ट होता जाएगा। नेक्स्ट क्लॉक ही जाएगा, नेक्स्ट क्लॉक ही जाएगा, कौन सा शिफ्ट होगा, ये वाला एंट्री होगी। तो Q3 क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और ये वाला शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट
फिर से क्लॉक एज आया, तो क्लॉक एज आया तो कौन सा होगा, ये 1 इंटर होगा, 1 इंटर होगा, ये वाला शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला शिफ्ट हो जाएगा, ये शिफ्ट, तो 1101 पूरा लोड हो गया। तो अगर हम इसको फिर से एक बार देख लेते हैं, हमारे पास ये डी फ्लिप फ्लॉप्स है, ठीक है ना, और हमें डेटा क्या एंटर करना है, ये 1101, इसी को एंटर करना है और फिर इसी को रीड करना है। सबसे पहले हम एंटर करते हैं डेटा को, तो डेटा को एंटर करते हैं जब, तो सबसे पहले हमने पहला क्लॉक पल्स दिया, पहले सब कुछ जीरो था, Q3 Q2 Q1 Q0 सब कुछ जीरो था। पहला क्लॉक पल्स देंगे तो ये 1 स्टोर होगा किस में, D3 में, और Q3 पे अवेलेबल हो जाएगा, Q3 क्या हो गया 1, ठीक है। बाकी सबके इनपुट्स पे क्या था, जो Q3 वाला जो था वो D2 पे चला जाएगा, Q2 वाला D1 पे और Q1 वाला D0 पे, और ये सभी क्या थे, शुरू में जीरो थे, तो ये जीरो, तो ये वाला जीरो इस पे, ये वाला इस पे, ये वाला इस पे, क्योंकि आपने जो पहला इनपुट दिया वो सिर्फ D3 में चेंज होगा, तो Q3 बदला, बाकी सभी ये शिफ्ट हो गए। अगला क्लॉक एज आएगा तो जीरो एंटर होगा, तो जीरो एंटर हो गया Q3 पे, और ये वाला फिर शिफ्ट होना शुरू होगा, 1 यहाँ, जीरो यहाँ, जीरो यहाँ। अगला क्लॉक एज आएगा तो फिर से 1 एंटर हो जाएगा Q3 पे, ये बाकी सब शिफ्ट हो जाएगा। अगला क्लॉक एज आया तो फिर से ये 1 एंटर हो जाएगा और बाकी सभी शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास कितने बिट्स हैं, 4 बिट्स हैं, तो कितने, एक बिट, एक बार में एक बिट की एंट्री करा रहे हैं, तो 4 क्लॉक एजेस हमें लगेंगे, ठीक है ना। तो टाइम टू स्टोर डेटा, डेटा को स्टोर करने के लिए टाइम कितना है, T इजकल टू n इंटू टी क्लॉक, n इजकल टू नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ बिट्स। उसके बाद क्या करना है, अब सीरियल आउट करते हैं, सीरियल आउट। तो अगर हम सीरियल आउट की बात करते हैं तो अभी हमने क्लॉक दिया नहीं है, तो Q3 Q2 Q1 Q0 यही है, Q3 Q2 इसी वैल्यू कितनी है, तो Q3 Q2 Q1 Q0 की वैल्यू है 1101। हमने पहला क्लॉक एज दिया, तो पहला क्लॉक एज दिया तो ये वाला जो है ये तो अवेलेबल है ही, ये तो पहले से अवेलेबल है, बिना क्लॉक एज दिए ही Q0 जो है आपके आउटपुट में मिल रहा है, ठीक है ना। अब बचा Q3 Q1 Q2 Q1, तो पहला क्लॉक एज जाएगा तो Q3 वाला शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, ठीक है, और इस जगह पे क्या आएगा 0। नेक्स्ट अगला क्लॉक पल्स देंगे तो क्या ये कहाँ जाएगा 0, ये कहाँ जाएगा 1, ये कहाँ जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा 0। अगला क्लॉक एज देंगे, ये कहाँ जाएगा 0, ये 0, ये 1, फिर से शिफ्टिंग हो जाएगी। तो जो हमारे पास है सारे बिट्स आ गए 1 1 0 और 1, तो सारे बिट्स जो हमने एंट्री कराए थे यहाँ से 1101 और वो अवेलेबल हो गए, ठीक है ना। तो टाइम टू रीड डेटा, तो टाइम टू रीड डेटा कितना हो जाएगा, T इजकल टू, भाई एक तो आपको पहले से मिल रहा है, यानी कि जो पहला बिट्स है, यानी जो MSB जो LSB है वो तो आपको पहले से मिल रहा है, तो हमें कितना, इसके अलावा 3 क्लॉक्स की जरूरत है, n-1 इंटू टी क्लॉक, तो हमें डेटा रीड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला है, इसे सब लोग लिख लिए होंगे, नेक्स्ट है सीरियल इन पैरेलल आउट, सीरियल इन और पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। तो इनपुट तो हमारे पास सीरियली होगा, एक चीज और भी है, आप चाहो तो सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर के बारे में 2 लाइन लिख सकते हैं कि इन सीरियल आउट यानी सीसो रजिस्टर, द सीरियल इनपुट इज अप्लाइड एट द इनपुट ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, सीरियल इनपुट इज अप्लाइड एट द इनपुट ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप एंड सीरियल आउटपुट इज टेकन एट द आउटपुट एंड सीरियल आउटपुट इज टेकन एट द आउटपुट ऑफ द लास्ट फ्लिप फ्लॉप। तो लास्ट फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे हम सीरियल आउटपुट लेते हैं और फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे हम सीरियल इनपुट लेते हैं, ठीक है ना। बाकी चीजें हो गई।
अब हम बात करते हैं सीरियल इन पैरेलल आउट। सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीपो। उससे पहले सीसो सा, सीपो, ठीक है ना। तो सीरियल इन और पैरेलल आउट, तो ठीक है। तो पैरेलल आउट यहां से हो जाएगा, यहां से हो जाएगा, ठीक है। डेटा वही है, सीरियल इन और पैरेलल अगर आउट कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। टाइम टू स्टोर डेटा सेम रहेगा, टी इक्वल टू एन टी क्लॉक ही रहेगा, या नंबर ऑफ बिट्स है। तो यहाँ देखते हैं, अगर हमें इनपुट कराना है सीरियली, सीरियली इनपुट कराना है, तो हमारे पास है 1101। तो सबसे पहले सभी की वैल्यू पहले 0 थी, हमने पहला क्लॉक एज दिया तो फर्स्ट वाला बिट इसमें जाएगा और Q3 हो जाएगा 1। बाकी सबके लिए जो इनपुट पहले सब, इसका जो आउटपुट था इसका इनपुट था, तो 0 0 0 रहेगा। यानी कि और अगला जो क्लॉक आएगा उसमें क्या होगा, 0 की एंट्री होगी, तो Q3 हो जाएगा 0, और Q3 का जो आउटपुट पहले से 1 था वो इसमें इनपुट हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1, तो Q2 हो जाएगा 1। और बाकी सभी के लिए 0 0, तो 0 0 चलेगा। नेक्स्ट क्लॉक आ जाएगा तो 1 0 1, फिर से शिफ्टिंग होगी, ये वाला एंटर करेगा। नेक्स्ट क्लॉक आ जाएगा तो ये वाला एंटर करेगा। तो डेटा हमारी एंट्री हो गई इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे सीरियल आउट, भाई आपका जो Q3 Q2 Q1 Q0 आपने जैसे ही एंट्री कर दी, ये अवेलेबल है आउटपुट पे भी। तो टाइम टू रीड डेटा, इसमें अगर हम बात करें कि जो पैरेलल आउट होता है तो इसमें डेटा को रीड करने के लिए किसी क्लॉक एज की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपने डेटा को फ्लिप फ्लॉप्स में एंटर करा दिया है तो Q3 अभी क्या है कि लास्ट क्लॉक के बाद Q3 हो गया है 1, Q2 1, Q1 0 और Q0 1, और यही डेटा अवेलेबल है यहाँ पे। तो पैरेलल आउटपुट हमें मिल रहा है। जब पैरेलल आउटपुट मिल रहा है तो किसी भी रजिस्टर को लोड करने, अगर सीरियली हमें लोड करना है तो जितने बिट्स हैं उतने क्लॉक्स लगेंगे, ठीक है ना। सीरियली लोड करना, जितने बिट्स उतने क्लॉक लगेंगे। और अगर डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है तो पैरेलल आउटपुट निकालने के लिए हमें किसी भी क्लॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टू रीड डेटा जो नंबर ऑफ क्लॉक होगा ना वो 0 हो जाएगा, कोई भी क्लॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट है पैरेलल इन सीरियल आउट। पैरेलल इन सीरियल आउट, ठीक है ना। तो पैरेलल इन सीरियल आउट में क्या करते हैं, एक लाइन होती है जिसे बोलते हैं शिफ्ट, इसमें मैं चेंज कर दे रहा हूँ जरा, शिफ्ट या लोड, ठीक है ना। पैरेलल इन सीरियल आउट मतलब पीसो, ठीक है। तो कैसे चेंजेस आएंगे जरा इसमें देख लेते हैं। ये X3 हो गया, D3 Q3, इसका जो आउटपुट है ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे X2 रहेगा, यहाँ पे X2, यहाँ पे X1। कंट्रोल बफर रजिस्टर में ही मैं थोड़ा चेंजेस कर दे रहा हूँ। यहाँ पे X0, और ये चूंकि आउटपुट हमें सीरियल लेना है तो सीरियल, ये हो गया। तो सीरियल इन पैरेलल, पैरेलल इन सीरियल आउट में क्या करना है कि आपके पास ये शिफ्ट या लोड लाइन होगी, ठीक है, उसका इन्वर्जन वाला भी होगा।
तो डेटा जो हमको लोड करना है वो क्या है, x3 x2 x1 x0। डायरेक्ट नहीं लोड करेंगे, एंड गेट के थ्रू लोड कर रहे हैं। और ठीक है, तो इस तरीके से इसके कनेक्शंस रहेंगे। तो ये आउटपुट एंड गेट के थ्रू ही दूसरे में जाएगा, ठीक है ना, और डेटा को भी एंड गेट के थ्रू ही इसमें एंट्री करेंगे। अब यह देखते हैं इसका ऑपरेशन ये कैसे काम करता है। तो जैसे अगर शिफ्ट या लोड लाइन, ठीक है ना, इसको हम अगर जीरो कर दें, मान लेते हैं ये पहला एंड गेट है, ये एंड वन है, और ये क्या है, एंड टू, ठीक है। तो शिफ्ट या लोड लाइन को अगर हमने जीरो कर दिया तो एंड वन क्या हो जाएगा, डिसेबल्ड हो जाएगा। ये डिसेबल्ड हो जाएगा, ये वाला एंड तो काम नहीं, अगर ये जीरो हो गया तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। और एंड टू इनेबल्ड हो गया, डी इक्वल टू एक्स, ठीक है। दूसरा हम क्या कर रहे हैं कि शिफ्ट या लोड लाइन को हम वन कर दे रहे हैं, तो एंड वन क्या हो जाएगा, इनेबल्ड, और जो एंड टू है वो डिसेबल्ड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डी टू इक्वल टू क्यू थ्री, डी वन इक्वल टू क्यू टू, और डी नॉट इक्वल टू क्यू वन, ठीक है। जरा इसको देखते हैं कैसे काम करता है। तो इस सर्किट में हमने क्या किया, शिफ्ट या लोड लाइन को जीरो कर दिया। अगर ये जीरो है तो ये जीरो और ये वन, अगर ये जीरो है तो जितने भी एंड गेट्स लगे हैं एंड वन वाले, ये कोई भी काम नहीं करें, क्योंकि अगर यहाँ से जीरो मिल रहा है दूसरा इनपुट कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट जीरो ही जाएगा। हाँ ठीक है। एंड टू है, जो दूसरा वाला एंड गेट्स है उसमें क्या हो जाएगा, अगर ये वन हो, ये जीरो तो ये वन, वन की वजह से x2, तो यहाँ पे क्या आएगा, तब ये तो जीरो हो गया, ये तो जीरो हो गया इस एंड गेट का आउटपुट, इस एंड गेट का आउटपुट ये वन होने की वजह से x2 आएगा। तो यहाँ से x3, यहाँ से x2, यहाँ से x1 और यहाँ से x0 क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा, क्योंकि डेटा जो डी फ्लिप फ्लॉप है उसके इनपुट पे x3 x2 x1 x0 आ रहा है, इसका मतलब डेटा की लोडिंग हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, अगर ये लोड लाइन वन हो गई तो ये तो वन, ये जीरो, तो क्या हो जाएगा, ये सारे डिसेबल्ड हो जाएंगे। ये सारे जो एंड टू है यानी सेकंड वाला जो एंड गेट है वो डिसेबल्ड हो जाएंगे, पहला वाला एंड गेट इनेबल्ड हो जाएगा। तो जरा देखो कि भाई जो Q3 है, अगर क्लॉक एज मिला जो Q3 है, ठीक है ना, तो Q3 और Q3 क्या हो जाएगा, Q3 इस तरीके से होते हुए किस पे चला जाएगा, D2 पे। तो D2 क्या हो जाएगा, D2 Q3 हो जाएगा, D1 Q2 हो जाएगा, ये जो लिखा गया है, और जो D0 है वो Q1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो D0 अगर Q1 हो गया, इसका मतलब है कि हो क्या रहा है कि क्लॉक एज पे यही अवेलेबल हो जाएगा। तो जब शिफ्ट या लोड होता है, ठीक है ना, शिफ्ट अगर वन होता है, ठीक है ना, तो शिफ्ट वन होता है तो क्या होता है, प्रीवियस स्टेज का जो आउटपुट है वो नेक्स्ट स्टेज का इनपुट हो बन जाता है, ठीक है। तो हुआ क्यों कि जब अगर शिफ्ट या लोड वन रहा तो जो एंड वन टू, जो एंड वन है वो सभी क्या एक्टिवेटेड हो गए। तो D2 क्या हो गया, Q3, यानी प्रीवियस स्टेज का जो आउटपुट है अगले स्टेज का इनपुट बन गया। और तो उससे होगा क्या कि शिफ्टिंग हो रही है, तो अगर ये शिफ्ट या लोड लाइन वन हुई तो शिफ्टिंग होगी, और अगर ये जीरो हुआ तो क्या हो रहा है, डेटा का लोडिंग होगा, ठीक है। तो आप अगर चाहो तो ये लिख भी सकते हो कि आप ये लिख सकते हैं कि इफ शिफ्ट इक्वल टू वन, इफ शिफ्ट इक्वल टू वन, इफ शिफ्ट इक्वल टू वन, comma the output of the previous stage, the output of the previous stage is input to the next stage, is input to the next stage, and hence it works as a shift register, and hence it works as a shift register। अगर शिफ्ट लाइन वन है तो शिफ्ट रजिस्टर की तरह वर्क करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ शिफ्ट इक्वल टू जीरो, द डेटा x3 x2 x1 x0, ये वाला, is input to the register and the register is loaded, and the register is loaded, ठीक है। तो डेटा को राइट करने के लिए, अगर हमें डेटा को राइट करना है
तो जैसे हमने क्या किया, शिफ्ट या लोड लाइन को 1 कर दिया, तो एक बार में सारे डेटा राइट हो, यानी कि पैरेलल इनपुट करने के लिए हमें कितने जरूरत पड़ेगी, तो टू राइट डेटा टी इक्वल टू टी क्लॉक, ठीक है, और टू रीड डेटा तो टी इक्वल टू n-1 टी क्लॉक, ठीक है ना। तो एक चीज का ध्यान रखना ये है कि अगर आपका सीरियल इनपुट होगा, ठीक है, जरा देख लेते हैं इसको, ये लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर सीरियल इनपुट है तो कितने क्लॉक चाहिए, सीरियल इनपुट के लिए n इंटू टी क्लॉक चाहिए। अगर सीरियल इनपुट कराना है तो 1 बाई 1 एक एक बिट को इनपुट कराएंगे, तो जितने बिट्स है उतने क्लॉक चाहिए। सीरियल इनपुट के लिए टी इक्वल टू एन टी क्लॉक, जितने बिट्स उतने क्लॉक। अब अगर सीरियल आउटपुट कराना है तो जो लास्ट वाला होता है वो तो ऑलरेडी अवेलेबल होता है, लास्ट वाला बिट, ठीक है ना। तो सीरियल आउटपुट के लिए कितना चाहिए, उससे एक कम, जितने बिट्स हैं उससे एक कम क्लॉक चाहिए। फिर अगर पैरेलल इनपुट कराना है तो टी इक्वल टू टी क्लॉक, और अगर पैरेलल आउटपुट के लिए कितने क्लॉक चाहिए, एक भी क्लॉक नहीं चाहिए। तो पैरेलल आउटपुट के लिए तो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, तो एक भी आउटपुट नहीं चाहिए, एक भी क्लॉक नहीं चाहिए, और इनपुट के लिए एक क्लॉक चाहिए, ठीक है। तो ये जितने भी शिफ्ट रजिस्टर्स थे, रजिस्टर क्या होता है सब कुछ बता दिया। आगे एक यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर 7 नंबर क्वेश्चन आता है, उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।